एवरीवन, आज 7 मई की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गैस की द्रव में विलेयता को लेकर। ठीक है, इससे पहले वाले जो क्लास था उस क्लास में हम लोग ठोस की द्रव में विलेयता देखे थे। मतलब कि हम देखे थे कि जब किसी ठोस को किसी द्रव में घोला जाता है तो उस पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है, उसका क्या परिणाम होता है, इस सब के बारे में फाइनल हो गया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ठोस के बदले किसको घोल रहे हैं, गैस को, और किसके अंदर में घोला जा रहा है, द्रव को। जैसे कि यहाँ पर ये द्रव है, इसके अंदर में अगर हम क्या करते हैं, गैस घोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर कौन सा है, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl गैस को अगर हम क्या करते हैं, किसके अंदर में घोल रहे हैं, जल के अंदर में। तो ये क्या है, एक प्रकार का गैस को किसके अंदर में घोल रहे हैं, द्रव के अंदर में। या फिर पेप्सी या कोको कोला होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या रहती है, घुली रहती है। तो इस सब के बारे में जो पढ़ना है, इसी को कहा जाता है गैस की द्रव में विलेयता। ठीक है, अब इस पे किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, तो विलेयता को लेकर पहले ही बतलाया गया है कि विलेयता किसको, ये विलेय एवं विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। मतलब कि किसको घोल रहे हैं और किस में घोल रहे हैं। जब भी कोई पदार्थ घोलेगा तो इस दोनों बात पे वो क्या करेगा, निर्भर करेगा। इसके अलावा किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करेगा। और इसके अलावा किस पे निर्भर करता है, दाब पर। तो गैस की द्रव में विलेयता भी इन्हीं तीनों बातों पर निर्भर करेगी। पहले हम एक एक करके देखते हैं। पहले किस वाले को देखते हैं, विलेय एवं विलायक की प्रकृति पर देखते हैं। ठीक है, तो अगर विलेय एवं विलायक की प्रकृति की बात करेंगे तो अलग अलग जो गैस होगा उसके कण जो होंगे द्रव के अंदर में क्या रहेंगे, अलग अलग घुले रहेंगे। ठीक है, जैसे कि ये रेड वाले जो है इसको हम क्या बोल दिए, HCl है। और ये है मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ये हमारे पास में हो गया है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, O2 ऑक्सीजन गैस। तो होता क्या है कि अलग अलग गैस दोनों में केस में यहाँ पर लिए हैं H2O में। तो जब H2O में घोला जाता है तो उस समय HCl हो गया या फिर CO2, ऐसे गैस जो होते हैं आसानी से जल में ज़्यादा तेज़ी से घुलते हैं। जबकि कुछ ऐसे गैस होते हैं जैसे कि H2O2, हीलियम, ये सभी गैस जो होते हैं उतना घुलते नहीं हैं। ठीक है, समझ में आया बात कि कुछ गैस जो हो के ये निर्भर करता है उसकी प्रकृति पर कि वह कौन सा गैस है। अलग अलग गैस द्रव में क्या करेगा, अलग अलग घुलेगा। ये नहीं कि कोई भी गैस रहेगा वो समान मात्रा में घुलेगा, ऐसा संभव नहीं है। सबसे अधिक जल में कौन सा गैस घुलता है, अमोनिया, NH3 जो गैस है यह जल में सबसे अधिक घुलता है। किसके कारण से, क्योंकि NH3 में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या करता है, अमोनिया गैस जल के अंदर में आसानी से घुल जाता है। ठीक है, तो अलग अलग यही हमारे पास में बतलाया गया है विलेय एवं विलायक की प्रकृति पर कि अलग अलग गैस जो होगा अलग अलग तरीका से घुलेगा, उसका प्रकृति भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास में ये क्लियर है कि विलेय एवं विलायक की प्रकृति पर क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ताप पर कि इसका ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब जैसे कि आप देखे होंगे, जब गैस जलाकर हम पानी से इसको जल को क्या कर रहे हैं, गर्म करेंगे। तो जब गर्म करना शुरू करते हैं तो इसमें छोटे छोटे बबल्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, चाहे इसको लेकर एक क्वेश्चन आप जनरल ऑब्जर्व किए होंगे कि जब हम जल को एक ठंडा पानी पियेंगे और एक गर्म करके उसको ठंडा करके पानी पियेंगे तो दोनों के टेस्ट में अंतर आ जाता है। होता है ऐसा, तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम क्या करते हैं, जल को गर्म करते हैं तो इसमें छोटे छोटे जल के अंदर में ऑक्सीजन घुला रहता है और वही ऑक्सीजन क्या करता है, बबल्स के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। ठीक है, और जब ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा तो उसका स्वाद क्या हो जाता है, पहले से बदल जाता है। ठीक है, तो यही कारण होता है कि गर्म जल, अगर पानी को एक बार गर्म कर दिया जाता है तो उसका स्वाद बदल जाता है। क्यों, क्योंकि जल के अंदर में पहले से ही कौन सी गैस घुली रहती है, ऑक्सीजन, और यही गैस क्या हो जाता है, इसमें से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और यही काम होता है, जल में ऑक्सीजन घुला रहता है जिससे मछली उछली भी जल में सांस लेती है ऑक्सीजन, क्योंकि जल के अंदर में क्या घुला रहता है, ऑक्सीजन। जैसे कि ये देखिए, ये एक कंटेनर हो गया। ठीक है, इसके अंदर में जल भरा हुआ है, पूरा यहाँ से ये जल भरा हुआ है। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन के छोटे छोटे कण हैं, ये ऑक्सीजन के कण हो गए। अब अगर हम क्या करते हैं, इसको नीचे से गर्म करना शुरू करेंगे तो जब गर्म करेंगे तो जल के कण भी गति करेंगे, कंपन करेंगे ना, ताप बढ़ाने पर कंपन करता है, और गैस कण भी गति करेंगे। तो यह गति करने के कारण क्या होगा कि अब ये बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर बाहर निकल रहा है इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर, यानी कि जब हम गर्म करते रहे तो उस समय गैस जल के अंदर में है या बाहर निकल जा रहा है,
ठीक, बाहर निकल रहा है ना गैस। जब हम गर्म करते हैं तो उसमें से गैस क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। यानी ताप बढ़ाने पर अगर बात करेंगे तो विलयता यानी उसमें घुलने का दर बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है, क्या होगा, क्योंकि गैस बाहर निकल रहा है, यानी कि ताप पर को बढ़ाने पर द्रव की गैस में विलयता क्या होती है, घटती है, यानी कि वो अब उतना ज़्यादा घुलेगा नहीं, अब उससे वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया बात, किसी को दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये जो होता है घटना, यानी कि ताप बढ़ाने पर इसमें से गर्म जब रहेगा तो उसमें से जल जो होगा बाहर निकल जाएगा। इसी को लेकर अगर बात करेंगे तो द्रव में गैस की विलयता जो होगी कैसी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी, मतलब ऊष्मा को क्या करता है, बाहर निकालता है। जब किसी गैस को किसी द्रव में डालेंगे तो ऊष्मा बाहर निकलेगा। और यह किसके नियम का पालन करता है, लय-सेटेलियस प्रिंसिपल का। ठीक है, समझ में आ गया बात, कोनो दिक्कत नहीं है ना। यानी कि ताप को क्या करते हैं, जब हम किसी भी द्रव को गर्म करेंगे तो उसमें से गैस बाहर निकलेगा। जैसे कि पेप्सी हो गया, जब उसका गर्म हो जाता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, तो उसका स्वाद बदल जाता है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अब हम अगला कौन सा देख रहे हैं, दाब का प्रभाव। पहले हम देखे हैं कि गैस की द्रव में विलयता को लेकर, कि गैस की द्रव में विलयता जो होगी वह विलय में विलायक की प्रकृति पर होगी। तो कुछ गैस जो होंगे द्रव में अधिक विलय होते हैं, मतलब घुलनशील होते हैं, घुल जाते हैं गैस आसानी से। कुछ गैस ऐसे होते हैं जो आसानी से घुलते नहीं हैं। दूसरा चीज़ हम देखे हैं ताप को लेकर, क्या कि ताप को बढ़ाने पर विलयता क्या होती है, घटती है। यानी कि ताप जब गर्म करेंगे तो उसमें से वो गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, अब उतना घुलेगा नहीं। अगर दाब को बढ़ाते हैं, ऊपर से अगर इसको मान लीजिए दबाना शुरू करेंगे, ठीक है, तो इस केस में अगर हम ऊपर से यहाँ से ही दबाना पड़े तो ये गैस बाहर है, यहाँ से ये नीचे वाला केस में द्रव है, ये वाला द्रव है, और ऊपर से ये अगर दबाते हैं तो दबाएंगे जब, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो ऊपर वाला गैस है वो भी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसके कारण से क्या हुआ कि जो गैस के कण है वो किसके अंदर में आ गए हैं, द्रव के अंदर में। कब, जब दबाए हैं तब। यानी कि दाब को जब बढ़ा दे रहे हैं तो गैस के कण किसके अंदर में आ जा रहा है, द्रव के अंदर में, यानी घुल जा रहा है। तो इसको लेकर हम क्या बोलेंगे कि जब हम दाब को बढ़ाते हैं तो उस समय गैस द्रव में विलयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि पहले जो कम घुला हुआ था अब वो क्या हुआ, और अधिक घुल गया। समझ में आया बात। तो दाब को जब बढ़ाया जाता है तो गैस की विलयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। विलयता का मतलब ये है कि वो उसमें घुल रहा है, कितना घुल रहा है, पहले कितना घुलता था अब कितना, पहले इतना घुल रहा था अब और ज़्यादा घुलने लगा। तो दाब बढ़ाने पर गैस की विलयता क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ में आया बात। तो तीनों चीज़ देख लिए हम। इसको लेकर यानी कि दाब का जो प्रभाव था किसका, गैस की द्रव में, ठीक है, विलयता को लेकर जो दाब को प्रभाव था वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है, हेनरी के नियम के द्वारा। ठीक है, इसको लेकर हेनरी अपना नियम देते। बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। 3 नंबर वाला जमाना ही खत्म हो गया। एक जमाना था जब 3-3 नंबर का भी क्वेश्चन आता था, 2 नंबर 3 नंबर, अब सीधे 1, 2, 5। तो अगर 5 नंबर में इसका क्वेश्चन आता है चाहे 2 नंबर में, तो 2 नंबर में तो सिंपल आएगा, तो परिभाषा आएगा कि हेनरी का नियम लिखें। तो देखिए हेनरी का नियम जो होता है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं बिना जाने जो पढ़े हैं यहाँ पर, यही चीज़ हेनरी का नियम है कि दाब बढ़ाने पर गैस की विलयता क्या होती है, बढ़ती है, मतलब उसकी संख्या पहले की तुलना में क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। इसी को कहा जाता है, थोड़ा सा भाषा को क्या कर दिया गया है, सजा दिए हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में अगर हेनरी के नियम की बात करेंगे, ठीक है, समझिए, अगर हेनरी के नियम में तो पहले बात की देखो, जब दाब में परिवर्तन होता है तो ताप को स्थिर रखा जाता है, और जब ताप में परिवर्तन होता है तो दाब को स्थिर रखा जाता है। तो यहाँ पर हम दाब में परिवर्तन कर रहे हैं, इसीलिए स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता, ठीक है, अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंतरिक दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब कि कितना गैस घुलेगा इसकी विलयता किसके समानुपाती होगा, उसके आंशिक दाब का, कि कौन सा गैस कितना ज़्यादा जल के अंदर में घुलेगा। तो जितना उस वाले गैस पर दाब लगेगा वह उतना ज़्यादा क्या होगा, घुलेगा। जैसे कि यहाँ पर रेड वाला गैस जो है, ये जल में जब दाब को बढ़ा दिए तो रेड वाला गैस इसमें घुला है, तो जिस पे जितना ज़्यादा दाब लगेगा वह उतना ही अधिक क्या होगा, द्रव के अंदर में घुलेगा। ठीक है, इसी को उनको कहा जाता है क्या, हेनरी का नियम। समझ में आया कि हेनरी का नियम क्या होगा, कि लगने वाला दाब किसके समानुपाती होगा, विलयन में कि कितना कण घुल रहा है। तो इसको हम किससे कह सकते हैं, यक्स से। तो यानी कि P1 समानुपाती क्या हो जाएगा, x1। ठीक है, तो P1 समानुपाती x1। अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, P1 बराबर K
एच इंटू क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? और यहाँ पर ये P1 क्या है, तो P1 की अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास में 1 के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। ये किसके द्वारा है, 1 का आंशिक दाब, आंशिक दाब, जिसके बारे में सवाल में बोलेगा उसी की बात करेंगे, ठीक है। और अगर KH की बात करेंगे तो KH क्या है, क्योंकि यहाँ पर नियतांक ही है और किसने दिया है, हेनरी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक, ठीक है। तो इसको लेकर अगर बात करेंगे तो PA समानुपाती हो गया यक्स से, जहाँ पर PA बराबर KH इंटू क्या हुआ, यक्स। और यहाँ पर हमारे पास में देखिए KH क्या है, हेनरी का स्थिरांक है, हेनरी कांस्टेंट, और ये स्पेसिफिक गैस या कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है। यक्स से सांद्रता है, मोल अंश को लेकर बात कर रहा है, और PA जो है क्या है, आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में यही समीकरण को वो कभी कभी जो होता है, पहले यहाँ पर मात्रक इसकी निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या था, PA बराबर KH इंटू क्या था, यक्स A। अगर हमको KH का मात्रक चाहिए तो देखो, जिसका मात्रक चाहिए उसको एक तरफ लिखा जाता है और बाकी सबको एक तरफ। तो ये इधर गुणा में तो दूसरे साइड जाएगा, तो किस में हो जाएगा, भाग में, यक्स से हो जाएगा। तो अगर हमको इसका मात्रक चाहिए तो पास दाब का जो मात्रक होता है, SI मात्रक इसका क्या हो गया, ATM। मोल अंश है, मोल अंश का कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसीलिए KH का मात्रक क्या हो जाएगा, ATM हो जाएगा। या फिर अगर दाब का मात्रक पास्कल हुआ तो हेनरी स्थिरांक का भी मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल। अब दाब का मात्रक टोर होगा तो यहाँ पर KH का मात्रक भी क्या हो जाएगा, टोर। इसी तरह से दाब का मात्रक बार भी होता है तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पर? देखिए हमारे पास क्या था, हेनरी का जो इक्वेशन था PA बराबर KH इंटू एक्स था, यहाँ पर x मोल अंश था और P क्या है, दाब है। तो अगर हमको KH का मात्रक चाहिए, KH का अगर मात्रक चाहिए तो इस जिसका मात्रक चाहिए होता है उसको एक तरफ रख के बाकी को दूसरे तरफ रख के उसका मात्रक लिखे हैं। यानी हेनरी स्थिरांक का मात्रक क्या निकल कर आया है, हमारे पास में जो भी दाब का मात्रक होगा, जैसे ATM, पास्कल, टोर, बार, ऐसे ये mm ऑफ Hg भी हो सकता है, 60 mm ऑफ Hg, ये सब हो सकता है, ठीक है। अब अगर इसके ग्राफ की भी बात करें, क्योंकि समीकरण बन रहा है तो किसी भी समीकरण का ग्राफ भी बनेगा, तो इसके ग्राफ की अगर बात करेंगे तो ग्राफ जब बनाया जाता है तो किसके लिए ग्राफ बना रहे हैं हम, किसका खींचा जा रहा है कि PA बराबर KH इंटू किसका, यक्स A का, इसका ग्राफ खींचा जा रहा है। तो जब ग्राफ खींचा जाता है तो इसको किसके कहाँ रखा जाता है, स्ट्रेट लाइन के रूप में, y बराबर mx प्लस c के रूप में। इसके बारे में हम पहले से चर्चा कर चुके हैं, ये स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है। इस ग्राफ में हमारे पास में जो आ रहा है डेटा वो कौन सा आ रहा है कि y जो है PA के बराबर है, यानी जहाँ y रहता है ग्राफ में उसके बदले में हमको क्या लिखना पड़ेगा, दाब लिखना पड़ेगा PA। जहाँ यम यानी कि स्लोप रहता है, यम स्लोप को टेंजेंट को दर्शाया जाता है, तो जहाँ हमारे पास में टेंजेंट रहेगा उसके बदले में हम क्या लेंगे, KH लिया जाएगा। अगर यही हमारे पास में जहाँ यक्स है उसके बदले में किसको लिखा जाएगा, यक्स A को, क्योंकि ये दोनों गुणा में है। यहाँ प्लस में अगर कुछ नहीं लिखा गया है इसका मतलब कि C के जगह पर क्या रहेगा, 0, तभी तो वहाँ पर कुछ नहीं है। और जब यह 0 रहता है C का मान, इसका मतलब ग्राफ कहाँ से होकर जाएगा, मूल बिंदु से होकर जाएगा। जब C का मान 0 होता है यानी कि ग्राफ कहाँ से होकर जाता है, मूल बिंदु से होकर। अब हम ग्राफ खींचते हैं जल्दी से। देखिए ग्राफ जब खींचना रहता है तो ग्राफ में एक कोऑर्डिनेट होता है, यक्स होता है, और एक कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट, यही दो होते हैं। तो देखिए y के बदले में हमको PA लेना है, यानी यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, PA, ठीक है। और x के बदले में हमको क्या लेना है, यक्स से, यानी इधर वाले पर क्या लिया जाएगा, x से, मूल अंश लिया जाएगा। और ग्राफ जो होगा कहाँ से होकर जाएगा, मूल बिंदु से होकर, पहले ही बोला गया है। तो मूल बिंदु से होकर स्ट्रेट लाइन इस तरह से जाएगा, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन को फिल कर रहा है, तो इस तरह से होगा। अब KH का मान, यम का मान, KH का मान अगर अलग अलग होगा तो ये यहाँ पर स्लोप भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये अलग अलग गैस के लिए क्या है, अलग अलग ग्राफ है, ठीक है। जब आपको हेनरी का नियम का 5 नंबर का सवाल पूछेगा तो कैसे लिखेंगे उसको पूरा फिर से देखते हैं। पहले हम तो हेनरी का नियम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसका समीकरण लिखेंगे और उसमें बताएंगे कि P का मतलब दाब होता है, KH का मतलब हेनरी स्थिरांक होता है,
यक्स का मतलब मोल अंश होता है। उसके बाद हम अगर मात्रक निकालने की इच्छा करेगा तो मात्रक निकाल भी सकते हैं, अगर नहीं करेगा तो उसको कोई ज़रूरी नहीं है। आप ये लिखेंगे कि P बराबर इसके लिए ये, क्योंकि स्ट्रेट लाइन कर रहा है इसीलिए ऐसा ये क्या करेगा, ग्राफ को फॉलो करेगा। समझ में आया बात? तो ये जो था हमारे पास में ग्राफ हो गया। चाहेंगे तो हेनरी का नियम को एक और तरीका से लिखा जा सकता है, क्योंकि हेनरी का नियम क्या बोला कि दाब बढ़ाने पर, मतलब कि दाब किसके समानुपाती होता है, मोल अंश के। तो इसका उल्टा भी हो सकता है कि मोल अंश भी किसके समानुपाती हो सकता है, दाब। मतलब कि जितना ज़्यादा घुल रहा है इसका मतलब वहाँ पर दाब क्या हो रहा है, उतना ही अधिक लग रहा है। तो इसको दोनों पदों में दर्शाया जाता है, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स समानुपाती क्या हो जाएगा, P। ठीक है, यक्स समानुपाती हो गया हमारे पास में P। अगर समानुपाती हो गया तो इसका चिन्ह हटाना होगा समानुपाती का, यानी यक्स बराबर क्या लिखेंगे, के एच इंटू पी। यहाँ पर भी के एच का मतलब क्या है, वही हेनरी नियतांक या फिर स्थिरांक नियतांक। तो देखिए ये भी हेनरी का समीकरण है और इससे पहले जो चर्चा किए थे वो भी हेनरी का समीकरण है। दोनों में अंतर क्या है, उसमें P बराबर के एच इंटू यक्स था और यहाँ पर यक्स बराबर के एच इंटू पी था। तो दोनों को, जब दोनों एक ही चीज़ है तो कैसे पता लगाएंगे, इसको लेकर अगर बात करते हैं। हाँ समझ रहे हैं, देखिए इसको पहले हम लोग कैसे लगाएंगे, के एच इंटू पी है तो पहले हम ध्यान देंगे इसके मात्रक, के एच का मात्रक क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स बटे में पी होगा। इसका कोई मात्रक नहीं होता है तो जो भी मात्रक होगा इस दाब का होगा। दाब का मात्रक एटीएम हो सकता है, पास्कल, जो भी होगा। तो इसका अगर मात्रक तो ये बटा में है, इसीलिए के एच का मात्रक क्या हो जाएगा, एटीएम इनवर्स हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, पास्कल इनवर्स हो जाएगा। तो जब मात्रक हमको इनवर्स में दिया रहेगा इसका मतलब कि हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। और अगर हेनरी स्थिरांक का मान नॉर्मल बिना इनवर्स का, यानी एटीएम पास्कल, अगर हेनरी स्थिरांक का जब भी समीकरण लगाना होगा तो इसी से लगाएंगे कि हेनरी स्थिरांक का मात्रक क्या दिया गया है। अगर हेनरी स्थिरांक का मात्रक एटीएम हो, पास्कल हो, ऐसे नॉर्मल वाला होगा तब जाके के हम समीकरण यूज करेंगे P बराबर के एच इंटू यक्स। कब, जब हेनरी स्थिरांक का मात्रक दिया रहेगा एटीएम पास्कल तब। लेकिन अगर एटीएम इनवर्स, पास्कल इनवर्स, यानी जो भी दाब का मात्रक होगा उसमें इनवर्स लगा देगा तब यही होगा यक्स बराबर के एच इंटू पी। दोनों तरह से हो सकता है, ठीक है। तो दोनों तरह से ध्यान रखिएगा। सवाल जो होता था इस तरह से भी पूछता है आपके एनसीईआरटी में, या अलग अलग हर बुक में इस तरह का सवाल दिया गया है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए दोनों तरह का आपको यह निर्भर करेगा कि आपका हेनरी स्थिरांक का मात्रक क्या है। मात्रक अगर बदल जाएगा तो आपका हेनरी का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। ये हेनरी का नियतांक का पूरा हो गया। अगला वीडियो में हम लोग, अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे हेनरी के नियम के दोष को, और साथ में देखेंगे कि हेनरी का नियम का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।